हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अपनी संसद की जो क्लास है हमारी उसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो संसद के पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन आते हैं। एक आता है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, दूसरे आते हैं उपाध्यक्ष, फिर आते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनके कार्य क्या क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इनका रोल क्या है, इनकी भूमिका क्या है, ठीक है, और इनकी शक्तियाँ क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी, ठीक है। अब पहली बात तो देखो, मैंने आपको बताया था संसद मिलकर बनती किससे है। तो आप सभी जानते हैं संसद में कौन कौन होते हैं। लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है, हमारी संसद बनती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसमें पीठासीन अधिकारी संसद के तो कौन कौन होंगे। देखिए, जो एक तो ये लोकसभा है ना, इसके अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष, ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा के कौन होते हैं, राज्य सभापति, और ऐसे ही होते हैं उपसभापति, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। इसके अलावा और भी होते हैं, सदन का नेता भी होता है, ठीक है, विपक्ष का नेता भी होता है। तो मेनली आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इन चारों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे अध्यक्ष हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, तो ये है कौन। देखिए, ये जो लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं ना, सब के सब, इन सब का जो है ना, ये मुखिया है, ठीक है। कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए, हर 5 साल बाद सरकार चुनी जाती है, आप सबको पता है ना। इलेक्शन होते हैं, सरकार चुन करके आती है। जिन लोगों को आप डायरेक्टली चुनते हैं वही लोग तो जा करके फिर मंत्री बनते हैं ना, और फिर उन्हीं में से प्रधानमंत्री बनता है, फिर वो अपना मंत्रिमंडल बनाता है, ठीक है, फिर उनको संसद में बिठाते हैं। तो ऐसे हमारी जो ये है संसद बनती है, ठीक है, लोकसभा बनती है। तो अब ये जो लोकसभा है, फिर ये क्या करते हैं, इनकी जो जैसे अब नई नई निर्वाचित लोकसभा हो गई है, ठीक है, इलेक्शन के बाद गठित हो गई है। तो अब क्या होगा, जो उसकी पहली बैठक होगी ना, उसमें ये डिसाइड किया जाएगा, पहली बैठक के पश्चात डिसाइड किया जाएगा कि किसको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो पहली बैठक के बाद ये डिसाइड होता है कि कौन लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि देखिए, अगर उस जो राष्ट्रपति है ना, हमारे राष्ट्रपति, वो लोकसभा के अध्यक्ष के जो वो इलेक्शन है, इनके चुनाव है, किसको चुना जाएगा, उसकी डेट फिक्स करते हैं, ठीक है, तारीख डिसाइड करते हैं, तारीख को निर्धारित करते हैं। कौन, हमारे राष्ट्रपति। तो हमारे राष्ट्रपति क्या है, एक डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन हम लोकसभा में से किसी एक सदस्य को चुनेंगे और उस सदस्य को हमारी लोकसभा का मुखिया यानी कि अध्यक्ष बनाएंगे। समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब इसका कार्यकाल कब होता है। देखिए, वैसे तो जब तक लोकसभा जीवित रहती है तब तक लोकसभा का अध्यक्ष का भी जीवन काल रहता है। जीवन काल इन द सेंस उसका जो कार्यकाल है वो, ठीक है, तो वो तब तक बना रहेगा। लेकिन एक चीज और है, देखिए, नोट करने वाली बात है ये, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि जो हमारी लोकसभा का अध्यक्ष है ना, वो अपने पद पर तब तक काम करता है जब तक नई लोकसभा गठित नहीं हो जाती। समझ रहे हैं आप। तो इसमें क्या है कि जब लोकसभा विघटित होती है तो भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, ठीक है। वो तब तक वो अपनी उसी बैठक का, क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा ना, पहली बैठक में कौन बनेगा, पहली बैठक को तो वही बिठाएगा ना। फिर जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा तब वो अपना पद छोड़ते हैं। समझ गए आप। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, अगर बाय चांस मान लीजिए कि ठीक है, बहुमत गिर गया है किसी भी सरकार का और लोकसभा विघटित हो गई है, ठीक है, लोकसभा विघटित होगी ना भाई, अगर सरकार को बहुमत नहीं रहा या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है, तो सरकार गिर गई। लेकिन उसमें जो अध्यक्ष है ना, वो नहीं छोड़ के जाएगा अपना पद, बाकी सारे सदस्य जो है अपना पद छोड़ देंगे, ठीक है, उनको छोड़ना पड़ेगा, बर्खास्त हो जाएंगे वो। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक नई लोकसभा गठित नहीं हो जाती। समझ रहे। अच्छा, अब एक चीज और,
देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, मैंने इनका कार्यकाल आपको बता दिया, ठीक है। जब तक लोकसभा का कार्यकाल है तब तक इनका भी कार्यकाल है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी ये अपना पद छोड़ सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें ये छोड़ सकते हैं। पहली बात तो देखो, अगर ये सदन का सदस्य नहीं रहते, ठीक है, सदन का सदस्य नहीं रहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर मंत्री या कोई भी चुन के आता है, इलेक्ट होके आता है, तो उसको सबसे पहले जो है ना सदन के सदस्य की मान्यता, किसी भी सदन के सदस्य की मान्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो नहीं लेगा तो 6 महीने के बाद उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। ये कानून है, ठीक है, संविधान में लिखा गया है कि आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी और आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आपको किस सदन की सदस्यता लेनी है या फिर किस दल का नेता बनना है, ठीक है। तो अगर आप सदन के सदस्य नहीं है तो आपको आपके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन तो यही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो अपना इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे। अब ये त्याग पत्र देगा किसको? देखिए जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, ठीक है, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हमारे अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, तो वो उपाध्यक्ष को देंगे। या फिर उपाध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो वो अध्यक्ष को देगा, ठीक है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या फिर देखिए अध्यक्ष के जो चुनाव की तारीख है कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा ये है, देखिए 2 पॉइंट तो हो गए कि सदन का सदस्य नहीं रहता, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। तीसरी बात ये आती है कि उनको तत्काल बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनके पद से हटा दिया जाए, ठीक है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे लोकसभा नहीं चाहती कि अध्यक्ष के पद पे बने रहें, तो लोकसभा क्या करेगी? अपनी मीटिंग बैठाएगी, उसमें एक संकल्प पारित करेगी और अगर वो संकल्प बहुमत से पारित हो जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशन ये है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली आए और मीटिंग बिठाई और बोला कि अब आप अध्यक्ष नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको 14 दिन पहले उनको जो है उनको सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है किसको? अध्यक्ष को, ठीक है। जब भी आप कोई संकल्प पारित करते हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है, जब भी कोई संकल्प पारित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए तो उनको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। और ये सूचना इसलिए दी जाती है ताकि जो अध्यक्ष हैं वो अपना जो है ना पक्ष रख सके किसी मुद्दे पर कि भाई मैंने ये गलत नहीं किया है, मेरे से यहाँ गलती नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब इनको हटाने के लिए कोई भी संकल्प विचाराधीन है संसद में, ठीक है, मतलब लोकसभा में इनको हटाने के लिए बात चल रही है, ठीक है, उसके लिए संकल्प पारित होना है, तो उस टाइम पे अब आप सोचोगे तो क्या अध्यक्ष का तो निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। किसी भी कोई भी बिल पारित हो रहा हो, कोई भी कानून पारित हो रहा हो, उसमें सबसे अंतिम फैसला तो अध्यक्ष का होता है। तो अध्यक्ष क्यों पारित होने देगा अपने खिलाफ संकल्प? तो उसमें बात यह है कि देखिए इनको उस टाइम पर जब इनके खिलाफ, ठीक है ना, इनके खिलाफ कोई वो संकल्प पारित हुआ है ना, उस टाइम पर जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सदन में भाग भी ले सकते हैं, ठीक है, बोल भी सकते हैं, पर पीठासीन अधिकारी के पद पर नहीं रहेंगे। यानी कि मान लीजिए, देखिए वैसे तो वोट भी दे सकते हैं ये, लेकिन अगर ऐसा हो, देखिए 50-50% वोट पड़ेंगे, ठीक है, पक्ष में भी 50 पड़ गए और विपक्ष में भी, तो अभी एक वोट ऐसा चाहिए जो निर्णायक होगा, और वो निर्णायक वोट होता किसका? हमेशा वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जो इनको अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बाकी सारी जगह पर जो जब भी ऐसा होता है ना कि ये बराबर वाली कंडीशन आ गई है तो फिर क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो अपना वोट देते हैं और जो जिनकी तरफ उनका वोट होता है वही पक्ष जीत जाता है, ठीक है। लेकिन ये बस एक कंडीशन में लागू नहीं होगा। कब नहीं लागू होगा? जब उनके खिलाफ कोई संकल्प पारित किया जा रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, संसद के पीठासीन अधिकारी, ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। ऐसे ही राज्यसभा में सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है, ठीक है।
मैं बस जो अभी मैंने आपको समझाया है ना, उसको थोड़ा ऐसे नोट्स में आपको दिखा रही हूँ बुक से, क्योंकि मेरे पास आप जानते ही हैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ तो उतनी सुविधा नहीं होती है। तो अभी आप लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ लो एक बार। देखिए मैंने समझा दिया है आपको, अभी यहाँ पे डिटेल में मैं बता देती हूँ, आपको लिखा हुआ यहाँ समझ भी आ जाएगा अच्छे से। तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो हम उसकी बात करेंगे निर्वाचन और पदावधि की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के भरने के लिए किसी अन्य सदस्य को चुन सकती है। अब देखिए रिक्त स्थान मतलब अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहते, मैंने आपको बताया था किसी मामले में वो तीनों शर्तों में से एक भी शर्त लागू हुई और लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अपना पद छोड़ करके चले गए, तो फिर किसी और बंदे को जो है लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आपस में चुन करके लोकसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में इससे पहले भी समाप्त हो सकता है, और वो 3 मामले हैं ये। पॉइंट नंबर 1 है यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। दूसरा है यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा त्याग करे, ठीक है ना, यानी कि त्याग पत्र दे दे। और तीसरा है यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे उसके पद से हटाएं। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक संकल्प को जो है 14 प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन पहले सूचना ना दी गई हो। मैंने आपको बताया था अभी जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसके बोलने, लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार भी होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भूमिका और कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा वह उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। मैंने आपको बताया था वो सबका मुखिया है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है। उसके सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। देखिए, तभी तो इसको अध्यक्ष बनाया गया है ना, इसी का लास्ट डिसीजन होता है। किसी भी मसले पर अगर वोटिंग हो रही है तो इसका जो वोट जाएगा वो इसी का जो है निर्णायक वोट देते हैं ये, ठीक है। इन्हीं का फैसला अंतिम माना जाता है। इस पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको शक्तियां मिलती कहाँ से हैं भाई, तो ये देख लो आप, ये मिलती हैं। देखिए, एक तो भारत का संविधान है वहाँ से मिलती है, लोकसभा की प्रक्रिया से मिलती है, कार्य संचालन नियम है वहाँ से मिलती है, और संसदीय परंपराओं से वह अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पीसीएस में पूछ लेगा, एसएससी में तो इतना नहीं पूछेगा। ये पीसीएस और यूपीएससी का क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान से, ठीक है, भारत के संविधान में उनको जो शक्तियाँ दी गई है वहाँ से। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम कुछ डिसाइड हुए वो वहाँ से भी लेते हैं। इसके अलावा जो संसदीय परंपरा है वो सब ना केवल लोकसभा के अध्यक्ष को बल्कि जो लोकसभा के अन्य सदस्य हैं ना उनको भी संसदीय परंपरा से कुछ शक्तियाँ मिलती हैं। उसके बारे में अलग से टॉपिक है, वो फिर बताएंगे उनको क्या क्या शक्तियाँ मिलती है। अभी के लिए आप ये चीज़ें देख लो, वो इन 3 जंगों से जो है वो अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए, जो सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है, उसका प्राथमिक कर्तव्य है और उसका निर्णय अंतिम होता है। देखिए, सदन, मान लीजिए अब आज जो है सदन की बैठक है, उसमें कानून का, ठीक है ना, नियम का, विधि का, ठीक है ना, अनुशासन बनाए रखना, ये काम किसका है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष का काम है, ठीक है। और ये उनका प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है। वहाँ पर नियम, विधि और जो है कानून बनाए रखना उनका प्राथमिक कर्तव्य है और उनका निर्णय अंतिम होता है। ये तो मैंने आपको बताया, ये जो हर किसी भी मसले पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। दूसरा ये है
कि वो जो है भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन, संसदीय पूर्वधारणाओं का अंतिम व्याख्याकार होता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर अटक गए हैं, उनको ना मतलब समझ नहीं आ रहा कि भाई हम इस संविधान में ये बात लिखी गई है और इसका मतलब हम क्या निकालें। ठीक है, तो उसमें उसकी व्याख्या जो भी लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे उसको वही समझा जाएगा। ठीक है, ये कानून की थोड़ी सी पेचीदगी होती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गण पूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। अध्यक्ष का यह कर्तव्य होता है कि गणपूर्ति कोरम के अभाव में जो सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। अब ये पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो गणपूर्ति है या फिर कोरम पूर्ति है वो होती क्या है। मान लीजिए लोकसभा की बैठक बुलाई गई है, ठीक है, और कोई बिल, अहम बिल पारित होना है या फिर कोई भी वैसे भी चर्चा होनी है, लेकिन लोकसभा के सदस्य आए ही नहीं है, तो उसमें बैठे हैं 5-10 सदस्य बैठे हैं बस, और वो उन्होंने क्या किया, मिलकर के बिल पारित कर दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये उसमें ये लिखी गई है ये बात कि कम से कम जितने भी सदन के सदस्य हैं उसका 10वां हिस्सा, ठीक है, उसका 10वां हिस्सा जरूर उपस्थित होना चाहिए। जब भी कोई लोकसभा की बैठक होगी तो वहाँ पर लोकसभा के कम से कम 10वां हिस्सा तो जरूर उपस्थित होना चाहिए, तभी जो है लोकसभा की बैठक होगी और आगे कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, अब इसकी जिम्मेदारी दी की गई है, जो सदन के नेता होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जो है ना, ये मंत्री जो भी हैं, ये लोकसभा के सदस्य हैं, इनको आने के लिए बाध्य करना है। पता चला कि छुट्टी मार रहे हैं, ठीक है, आए ही नहीं है सदन में, कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वेतन भत्ते तो उनको मिलते ही रहते हैं अपने, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना उनको सबको बोलते हैं कि आपको उपस्थित होना ही है, कल लोकसभा की बैठक है। ठीक है, तो इसी को हम गणपूर्ति बोलते हैं, मतलब गणों की जो पूर्ति होनी चाहिए, यानी कि 10वां हिस्सा जरूर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि अगर देखिए, अब बोला क्या है कि अगर गणपूर्ति कोरम का अभाव है तो सदन को स्थगित कर देगा। ये किसको अधिकार दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को। वो बोलेगा हम ये मीटिंग करेंगे ही नहीं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जब लोकसभा के सदस्य होंगे उपस्थित। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत देता है। देखिए, जब भी नॉर्मल वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो किसी पक्ष को मिले हैं 60% वोट और किसी पक्ष को किसी मुद्दे पर 60% तो पक्ष में पड़े हैं और 40% विपक्ष में पड़े हैं वोट, तो ऑब्वियसली 60% वाला जीत जाएगा। अब इसमें अगर अध्यक्ष अपना एक वोट दे भी देगा विपक्ष वालों को तो नहीं जीतेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो वैसे वोट नहीं डालते किसी भी मुद्दे पर, वो तभी वोट देते हैं जब मत बराबर होते हैं। ठीक है, जब बराबर पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर वोट होते हैं तो वो अपना निर्णायक वोट दे करके किसी भी मुद्दे को पारित करवाते हैं। ऐसे सामान्य स्थिति में वो अपने वोट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4th पॉइंट में, सामान्य स्थिति में मत नहीं देते परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। और दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th पॉइंट। अध्यक्ष जो है सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब कभी भी क्या होता है ना कि कोई भी बिल पारित करवाना है, लेकिन हर बार जो है ना मतलब पारित होके ही नहीं दे रहा है कोई भी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फासला हो रहा है, तो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अलग से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए, ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी ही करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। ये तब होता है जब जैसे सदन की कोई भी बैठक हो रही है लेकिन कोई बिल है जो पारित होके दे ही नहीं रहा है, पारित ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। ठीक है, वो अलग से बैठक बुलाई जाती है और उसके अध्यक्ष बनाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, और तब जो है ना उस बिल पर गतिरोध को समाप्त किया जाता है और वो बिल पारित करवाया जाता है। अच्छा, 6th पॉइंट है, सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकते हैं। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है,
तो देखिए गुप्त बैठक भी बुलाई जाती है। कोई ऐसा मुद्दा आ गया है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित से संबंधित, कि भाई नहीं चाहती है सरकार कि ये जनता तक इसकी जरा से भी इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो लोग गुप्त बैठक बुलाएंगे। और उसमें जो है ना, चैम्बर में या गैलरी में लोकसभा के जो सदन होता है उसमें सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनको अध्यक्ष अनुमति देगा। बाकी अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई भी अनजान व्यक्ति उस टाइम पर कहीं भी उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, ना केवल देखिए सदन में नहीं, गैलरी और चैम्बर में भी उपस्थित नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नाम इसका गुप्त बैठक हो गया है ना। 7th है, देखिए जब भी कोई विधेयक है, ठीक है, अब उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धन विधेयक है और कुछ लोग मना कर रहे हैं कि नहीं ये धन विधेयक नहीं है। देखिए जो धन विधेयक है क्या और वित्त विधेयक में डिफरेंस क्या होता है, ये जब मैं वो कराऊंगी ना आर्टिकल 280 तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम फैसला कौन करता है, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश अथवा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष के द्वारा स्थापित होता है कि वह धन विधेयक है। ठीक है, मतलब किसी भी, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आप देख भी लेंगे जब भी आप क्वेश्चन टेस्ट देंगे ना, तब आपको पता चल जाएगी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, दल बदल के उपबंध के बारे में किसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, देखिए 10वीं अनुसूची के तहत किसके बारे में बताया गया है, दल बदल के उपबंध के बारे में बताया गया है। अब ये दल बदल है क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मोटा मोटा सा आप ये समझ लो कि मान लीजिए कि ठीक है आप आए हैं बीजेपी से चुन करके आए हैं, ठीक है, या फिर आप निर्दलीय थे और निर्दलीय आप चुनाव लड़ा, ठीक है, चुनाव जीत भी गए, लेकिन फिर क्या किया आपने क्या है अपनी वोट बेच दी, आप बीजेपी में शामिल हो गए या फिर कांग्रेस में शामिल हो, तो आपने दल बदल लिया ना, आप निर्दलीय से किसी दलीय पार्टी में चले गए, या फिर आपने जो इलेक्शन तो लड़ा है बीजेपी से, ठीक है, और फिर आप इलेक्शन जीतने के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए शामिल हो गए कांग्रेस में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दल बदलना। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी भी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा कर सकता है। तो देखिए ऐसे में क्या होता ना, लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी, नेताओं को, कि भाई चुनते हैं हमारी पार्टी का नाम लेकर के जीत के आते हैं और वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनके साथ सरकार बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाती है। ठीक है, इसके लिए फिर एक उपबंध लेके आया था कि ऐसे जो ये दल बदलू लोग होते हैं इनके ऊपर कुछ कार्यवाही करो, तो तभी ये दल बदल एक्ट आया था 10वीं अनुसूची के तहत। और इस पर भी उस बंदे को या तो निर्हर, मतलब उसकी जो है ना उसका पद ही छीन लिया जाएगा उससे। ठीक है ना, कि आप तो फिर पता चल रहा है कि मान लीजिए कांग्रेस, कभी वो कांग्रेस में जा रहा है, कभी बीजेपी में जा रहा है, कभी कांग्रेस में जा रहा है, कभी बीजेपी में जा रहा है, तो ऐसे लोगों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है और उसको कौन करता है, वो भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए पहले तो क्या था कि अध्यक्ष ऐसे लोगों को सजा दे देता था, ठीक है, उनको जो है ना उनकी निर्भरता ही घोषित कर देता था। ठीक है, उनको बोल देता कि आप ना होता निर्भरता, मतलब कि आपको इस पद से हटाया जाता है। ठीक है, आपने क्या किया, दल बदल किया है, तो आपको आपके जो है ना चुनाव से स्थगित किया जाता है, आपको इस दल से निकाला जाता है। ठीक है, उसको उसके पद से भी हटा दिया जाता था सजा के तौर पर के। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो जीतने वाली पार्टी है वो इसका फ़ायदा उठाने लगी। ठीक है, तो फिर क्या हो, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा इसमें आकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसकी जांच होगी, ऐसा नहीं कि लोकसभा के अध्यक्ष ने जो डिसाइड कर लिया। अब लोकसभा के अध्यक्ष को चुन कौन रही है, देखिए लोकसभा के सदस्य और लोकसभा में बैठे कौन है, जो सरकार चुन के आई है, बहुमत वाली सरकार है ना। तो लोकसभा के अध्यक्ष तो भाई उन्हीं के लिए, वैसे तो देखिए वो निष्पक्ष होते हैं, उनका काम तो होता है निष्पक्ष होना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता है ना विजेता पार्टी का, जीती हुई पार्टी का। तो जब वो प्रेशर रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने जो विजेता पार्टी है जिसने उनको सेलेक्ट किया है, तो उसकी तरफ उनका झुकाव हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जब ऐसे कुछ आए होंगे केसेस, तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनके डिसीजन की जांच होगी, उन्होंने ये सही फैसला लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, तो उसको चुनौती, अगर किसी सदस्य को लगता है कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने जानबूझ के करके मेरे साथ गलत किया है, तो वो क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट है, वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पदेन सभापति के रूप में भी काम करते हैं। देखिए, सदन के जो भी हैं सभापति हैं उसके पद को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे विश्व की बात हो, चाहे जहाँ पर भी लोकसभा के अध्यक्ष की जरूरत है वो वहाँ पर अपने आप को जा करके रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अभी हम सारे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे थे ना, कैसे उनका चुनाव हुआ, कैसे उनकी भूमिका है, क्या उनकी शक्तियाँ हैं और क्या उनके कार्य हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए नेक्स्ट 10वां पॉइंट, वह लोकसभा की संसदीय समितियों के सभापति को नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी, हाँ, अब ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन सी समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखिए, वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा कि कार्य मंत्रणा समिति या फिर नियम समिति या सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपसे ऑप्शन में पूछ देगा कुछ भी, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होगा आपके लोकसभा के अध्यक्ष, तो आपको क्या टिक करना है? लोकसभा के अध्यक्ष। यानी कि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो भी लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। ठीक है, इन तीनों को आप रट लो, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष भी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं और ये पूछा जाता है, कार्य मंत्रणा, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। ठीक है, ये अभी तक हमने इनकी जो भूमिका है और कार्य है बस उनके बारे में बात की है, उनके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, अब उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। चूंकि अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित है, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता उनकी अनिवार्य शर्तें हैं। देखिए, जब तक वो स्वतंत्र नहीं होंगे, मैंने अभी बोला कि निष्पक्ष नहीं होंगे, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? फिर उनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि वो मुखिया है। अब मुखिया अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो वो मुखिया किस काम का? ठीक है, तो उनको निष्पक्ष होना होगा। और स्वतंत्रता से मतलब ये है कि भाई उनके ऊपर सरकार, जो विजेता सरकार है, वो कोई बाध्यता नहीं लगा सकती, नहीं तो वो निष्पक्ष निर्णय कैसे लेंगे? ठीक है ना, निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकते ना फिर वो। तो देखिए, अब उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, वह सदन के जीवन काल तक जो है जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। मतलब जब भी उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत से नहीं। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए भी कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उनको कुछ, देखिए जब इतना अहम रोल किसी को दिया जा रहा है, ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ फ्रीडम भी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है, ताकि वो स्वतंत्र रह करके, निष्पक्ष रह करके अपना फैसला ले सकें। इसमें ये बताया गया है कि अगर देखिए सरकार के हित में लोकसभा, अगर मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष ने जो है कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि जो सरकार है, तत्कालीन सरकार है, वो उनके खिलाफ है, ठीक है, तो वो सरकार क्या चाहेगी? अब जो लोकसभा में अपने सदस्य बैठे हुए हैं उनके विजेता, उनको बोलेगी इस अध्यक्ष को हटाओ भाई, वो क्या करो आप लोग ना, संकल्प पारित करो और हटा दो इनको। तो उसमें इनको थोड़ी फ्रीडम ये दी गई है कि इनको सामान्य बहुमत से नहीं हटाया जा सकता, इनको विशेष बहुमत चाहिए। अब विशेष बहुमत के लिए तो विपक्ष के जो लोग हैं उनको भी चुन लेना पड़ेगा ना। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 सदस्य, ठीक है। अब 2/3 में देखिए, पूरा 2/3 से मिलकर के ऐसा तो है नहीं कि पूरी, जैसे 552 सीटें हैं मान लीजिए लोकसभा में, तो 552 की हमारी, तो पूरी 552 की 52 सीटें जो है वो ले ली हमारी, और केवल जो है ना एक ही पार्टी जीत करके आ गई है सारी सीटों पे, दूसरी पार्टी को कोई भी या फिर निर्दलीय को कोई वोट मिला ही नहीं है। तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना, कुछ सीटें जो हैं विजेता पार्टी को मिलती हैं। मान लीजिए इलेक्शन हुए, कुछ कांग्रेस को मिलेंगी, कुछ बीजेपी को मिलेगी, कुछ सपा को मिलेगी, कुछ निर्दलीय को मिलेगी, है ना। तो अब देखिए उसमें से कई बार तो गठबंधन करके सरकारें बनती हैं, ठीक है ना, एक पक्ष को इतनी ज़्यादा वोट मिलती ही नहीं है कि वो अकेले जो है सरकार बना सके। तो यहाँ पर इसीलिए ये बात कही गई है कि विशेष बहुमत, ताकि सरकार जो है केवल अपने बंदों से ही जो है, अब देखिए सामान्य बहुमत तो वो सिर्फ अपने बंदों से भी पारित करा देंगे ना, तो क्या चाहिए? अब विशेष बहुमत चाहिए। अब इसमें उनको निर्दलीय और जो विपक्ष वाले हैं उनको भी बुलाना पड़ेगा, और जब उनको भी बुलाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो केवल अपने ही हित में तो फैसला नहीं ले सकते हैं।
और अगर देखिए संकल्प जो पारित हो रहा है ना इनको हटाने के लिए, अगर उस पर विचार भी करना है उसके लिए भी कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 बंदे खिलाफ हो गए हैं और आके संकल्प पारित करा दिया, नहीं, मिनिमम 50 सदस्य यानी कि कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए उस पर विचार करने के लिए कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो है हम संकल्प पारित करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनके पास अधिकारी है। दूसरा है उनके वेतन और भत्ते संसद डिसाइड करती है। ठीक है, अब संसद में कौन आते हैं, हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो यानी कि अकेली लोकसभा इनके जो है संसद और भत्ते डिसाइड नहीं करती है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ ऐसा फैसला ले लिया तो सरकार क्या कर रही है, उनके वेतन भत्ते घटा रही है। ठीक है, या फिर उनके जो है, हाँ, थर्ड पॉइंट आता है उसके कार्यों व आचरण। थर्ड पॉइंट आता है उनके कार्यों व आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना की जा सकती है। ठीक है, और फोर्थ आता है कि सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, मतलब उनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। और पांचवा, वह पहली बार मत नहीं देगा परंतु मत बराबर होने की दिशा में निर्णायक मत देगा। यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है वरीयता सूची में उसका स्थान काफ़ी ऊपर है, उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है। देखिए वरीयता सूची होती है ना, हमारी एक लिस्ट होती है कि सबसे पहले नंबर पर ये है, फिर दूसरे नंबर पर ये है, तो उसी वरीयता सूची में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो 7वें नंबर पर है, उन्हीं के साथ हमारे जो ये है लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, इनका स्थान 7वां होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, तीसरे नंबर पर फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। क्या कर माफ़ करना, ये थोड़ी वरीयता सूची ये है। देखिए पहले नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर आते हैं उपराष्ट्रपति, थर्ड आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और चौथे नंबर पर आते हैं राज्यों के राज्यपाल, 5वें नंबर पर आते हैं पूर्व राष्ट्रपति व उप प्रधानमंत्री। ठीक है, जो हमारे वर्तमान उप प्रधानमंत्री होते हैं, अभी तो नहीं है लेकिन पहले होता था, 1-2 बार हुआ है ये पद। और छठे नंबर पर आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये है वरीयता क्रम की सूची, मैंने थोड़ी आपको गलत बता दी थी। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए बस इतना ही कराते हैं। फिर कल हम बात करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, फिर जो समसामयिक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो पहली बैठक होती है ना, पिछली बैठक और पहली बैठक के बीच में जो थोड़ा टेम्परेरी अध्यक्ष होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम अभी हमारी डिटेल वाली वीडियो है तो डिटेल में आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा, तो इसमें थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो आप देखते रहिए और समझिए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ पर देखिए ब्रिटेन में जो अध्यक्ष को है आप आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष जब पद पर बैठा है उसको निष्पक्ष निर्णय तो लेता है, लेकिन जिस भी सदन का वो है, जिस भी दल का नेता है, या फिर वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी अन्य पार्टी का, वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ता, तो कहीं ना कहीं इसका असर डिसीजन पे रहता है। ठीक है ना, क्योंकि जिस पार्टी का वो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पक्ष तो लेगा ना अपनी पार्टी का। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वो उसको उस पार्टी से ही अपना त्यागपत्र देना होगा, तब वो बहुत अच्छे से निष्पक्ष तरीके से जो है अपना फैसला लेते हैं। तो ऐसे जो है ना काफ़ी निष्पक्ष वहाँ पर है इस चीज़ को लेकर के। देखिए ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है, वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ में अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता को नहीं त्यागता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।